नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं मानस मेहरोत्रा। आज इस समय हम एक विशेष बात पे चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले कुछ चंद लाइन है मेरे पीछे जो लिखी हुई है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा कि गैर बराबरी मंजूर नहीं, हर दिन एक आवाज़ उठाओ, समता युक्त समाज बनाओ, लिखो बोलो निकलो गाओ, ग्लोबल एक्शन वीक। इस बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि जो ये संस्था है किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रही है, या ये यहीं पर सीमित रहेगी या इसको और आगे ले जाने की कवायद रहेगी। तो पहले तो हम बात करेंगे जो सीनियर हैं यहाँ पे आए हुए कि क्या चीज़ है और किस चीज़ को लेकर ये अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये जो आज संस्था जो आपने प्रेस करी है, किस चीज़ को लेकर आज आपने इसको किया है, थोड़ा राइट। पहले तो मैं अपनी संस्था ऑक्सफैम इंडिया के बारे में बता दूं, जो एक राइट्स आधारित संस्था है और हर साल हम लोग एक इनइक्वालिटी रिपोर्ट उसी समय निकालते हैं जब डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर दुनिया के तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिकल लीडर्स और विचारक इकट्ठे होते हैं। तो इस रिपोर्ट का पर्पस ये है कि पैंडेमिक का जिस तरीके से फैला है पूरी दुनिया में, तो इसका क्या असर पड़ा है डिफरेंट इकोनॉमिक क्लास के लोगों के ऊपर में। हम लोगों ने इस रिपोर्ट का नाम इनइक्वालिटी वायरस दिया है, क्योंकि जिस तरह से वायरस जब इन्फेक्ट कर लेता है एक हेल्दी बॉडी को तो उसे रोग प्रभावित कर देता है और उसके काम करने की क्षमता को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। तो हमारे समाज में भी इनइक्वालिटी जिस तरीके से फैला हुआ है, यह हमारे समाज को रुग्ण बना रहा है और उसके हेल्दी ग्रोथ में बाधक है। इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है गरीब तबके के लोगों के ऊपर में, खास करके जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे लोग हैं, जिनके जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, जिनका सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उन लोगों की नौकरियां चली गई। एक हम लोगों की स्टडी की फाइंडिंग्स में आया है कि हर 1 घंटे में 1,70,000 लोगों ने अपनी नौकरियां गुमाई है। इसका मतलब है कि उनके घरों में रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ है, उनके बच्चों के स्कूल जाने की समस्या आई है, उनके हेल्थ के ऊपर में इसका असर पड़ा है। और वहीं पर हमने ये देखा है कि जो पूंजीपति हैं, जो अरबपति हैं, उनकी जो दौलत है कई गुना बढ़ी है। जैसे आप इंडिया का फिगर उठा करके देखें तो इसमें 35% ग्रोथ हुआ है जो अरबपति हैं उनके दौलत में। ये खास करके ये जो लॉकडाउन का पीरियड रहा है उसमें, एक ही पीरियड में जब पैंडेमिक से सारे लोग प्रभावित हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा असर पड़ा है नेगेटिव तरीके से गरीब वर्ग के लोगों के ऊपर में, और पॉजिटिवली इसका असर पड़ा है अमीरों के ऊपर। इसको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को रोज़गार जो था उनका छूट गया। हम लोग ने देखा था कि जब लॉकडाउन हुआ था तो लाखों की तादाद में लोग अपने घर की ओर कूच कर रहे थे। उसी टाइम कुछ लोगों की रास्ते में जान चली गई, कुछ लोग घर अपने बेघर हो गए। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि अचानक एकदम से लॉकडाउन कर देना ये जायज़ था या नाजायज़ था? देखिए, ये बात ज़रूर है कि अगर लॉकडाउन थोड़ा सा रुक करके विचार करके किया जाता तो शायद इसका असर कम पड़ता, खास करके गरीब वर्ग के जो लोग थे उनके ऊपर। लेकिन वो परिस्थितियाँ एकदम से पैनिक करने वाली थी पूरी दुनिया में, और जो तुरंत लॉकडाउन हुआ निस्संदेह इसका बुरा असर पड़ा, खास करके कमज़ोर वर्ग के जो लोग थे, जो माइग्रेट किए हुए पॉपुलेशंस, जो गाँव से जाकर के शहरों में अपनी जीविका के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हें अचानक से लगा कि अब हमारी जीविका बंद हो रही है, हमारे खाने पीने की समस्या आ रही है। कई मकान मालिकों ने उन्हें घरों से बेदखल करना शुरू कर दिया। ऐसी परिस्थिति में सब लोग एक झुंड में वहाँ से निकल पड़े अपने गांव की ओर, और कई साइकिल पर चले, कई पैदल चलते गए, कई रेल की पटरियों पर दुर्घटना के शिकार हुए। तो बिल्कुल ही ये जल्दबाजी में ये फैसला किया गया जिसका असर गरीब वर्ग के लोगों के ऊपर में पड़ा। जैसा कि अभी आपने एक बात करी थी कि मनरेगा को लेके, कि मनरेगा के जो मज़दूर हैं कुछ लोग उसमें काम नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी जो इनकम है उसमें उनको 206 रुपये, आपने कुछ बताई कि उनको 206 रुपये पर डे का मिलता है। कोई दूसरी स्कीम और हो तो ऐसी बनानी चाहिए जो उनका इनकम बढ़े। ऐसा नहीं लगता कि मनरेगा को ही बढ़ावा दिया जाए या उसकी जो इनकम है वो बढ़ा दी जाए? इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि एक मल्टीपल स्ट्रेटजी गवर्नमेंट को इसमें लेना पड़ेगा कि जीविका के कई अवसर पैदा करने होंगे। उसमें एक जो सर्वसुलभ ऑप्शन अभी है कि मनरेगा में मजदूरी उनको तुरंत मिल जाता है और उससे कुछ प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट कर लिए जाते हैं। अगर मनरेगा में मिनिमम वेजेस हैं उसको रेगुलर समय समय पर रिवाइज़ किया जाए, ऊपर की तरफ उसको रिवाइज़ किया जाए, तो उससे ज़्यादा इनकम गरीब वर्ग के लोगों को मिलेगा। और साथ ही साथ दूसरे अवसर भी तलाशने होंगे। यहाँ पर खास करके इनफॉर्मल सेक्टर के लोग छोटे छोटे काम करते हैं,
उसमें उनको रोज़गार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे तो बेहतर तरीके से वो अपनी जीविका आगे चला पाएंगे। बात अगर हम करें इनकम टैक्स की, तो जैसे कि सरकार ने बोला था कि 50 लाख के ऊपर अगर इसका होता है तो उस पर टैक्स ज़्यादा, इसको लेकर आपकी क्या राय है? बिल्कुल भी मैं मानता हूँ कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए इंडिया में। जो लोगों की इनकम कम है उनके ऊपर में टैक्स का भार कम होना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा पैसे जो अर्न कर रहे हैं, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, उन्हें समाज की बेहतरी के लिए ज़्यादा पैसे टैक्स के तौर पे देना चाहिए और इसके लिए टैक्सेशन में सुधार करने की ज़रूरत है। अगर 50 लाख से ऊपर के इनकम वाले लोगों के ऊपर में सेस के तौर पे 2% अगर ऐड कर दिया जाए तो इससे जो पैसा कलेक्ट होगा उससे जन आरोग्य स्कीम है या बच्चों के एजुकेशन की स्कीम्स हैं, इसको बेहतर बनाया जा सकता है, हेल्थ सर्विसेज को बेहतर किया जा सकता है। तो बिल्कुल मैं इस पक्ष में हूँ कि अमीरों के ऊपर में जो टैक्सेशन है उसका भार थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए। तो इस टैक्स से कुछ गरीब लोगों को भी राहत देनी चाहिए कि उनको भी टैक्स बढ़ा दिया जाता है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, गरीबों के ऊपर में टैक्स बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। खास करके पैंडेमिक के समय में जब उन्हें हर तरफ से उनके ऊपर में मार पड़ रही है तो जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसमें इनफैक्ट जीएसटी में कुछ संशोधन होना चाहिए। उन सब आइटम्स के ऊपर में टैक्सेशन कम होना चाहिए ताकि उनका जीवन इससे बुरी तरह से प्रभावित ना हो और उनको फिर से अपने आप को खड़ा करने में मदद मिले। महिला सुरक्षा की अगर बात करें मैम, जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद क्राइम सबसे ज़्यादा जो है यूपी के अंदर देखा गया था और उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं के ऊपर था, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, क्राइम एक ऐसी चीज़ है जो महिलाओं के ऊपर हमेशा से होती आई है। शायद लॉकडाउन में इस क्राइम की दर बढ़ गई क्योंकि जो पुरुष थे उनको अपने नौकरी खोने की वजह से या जो उनके साथ जो भी भेदभाव हुआ, जो उनका फ्रस्ट्रेशन था, वो कहीं ना कहीं जाकर औरतों पर या स्त्रियों पर निकला। कई लोग जो बेरोज़गार हो गए या जो घर बैठ गए, उन्होंने उसको एक हिंसा के रूप में हिंसा करके उन्होंने अपना मन की भड़ास निकालना। कई लोगों ने जो सड़कों पे घूमे, उन्होंने औरतों के साथ गलत हरकतें या औरतों के खिलाफ हिंसा उन्होंने की। तो मेरे ख्याल से इस पूरे लॉकडाउन में औरतों के ऊपर ज़्यादा असर इसलिए पड़ा है क्योंकि वो पहले ही शोषित थीं और इस पूरे स्थिति में जब पुरुषों के सामने से बहुत सारी उनके अवसर या उनकी नौकरियां चली गई तो उसका असर उन औरतों पे ज़्यादा पड़ा। बात अगर हम करें कि स्कूल के बच्चों की जो पढ़ाई करते हैं, लॉकडाउन में जैसे कि सरकार ने ये भी कहा था कि खुलने के बाद कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी, मगर अगर हम बात करें उन गरीब बच्चों की जो गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, उनके पास नेट की सुविधा इतनी नहीं होती है। कुछ उनके माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके पास मोबाइल एंड्रॉयड वो नहीं यूज़ कर पाते हैं, तो उनके तक अगर ये सुविधा कैसे पहुँचाई जाए, उसके माध्यम से आप कैसे कहना चाहेंगे? देखिए, प्राथमिक विद्यालयों की अगर बात करें तो बच्चे जब उन विद्यालयों में जाते थे तब भी अधिकतर बच्चों को वहाँ पढ़ाई हुई चीज़ें या नहीं समझ में आता था। स्कूल बंद हो जाने के बाद घर पे रहते हैं, कई जगहों पे बिजली तक नहीं है, तो वहाँ अगर फ़ोन हो, फ़ोन को चार्ज करना, उतनी बैंडविड्थ में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना, ये एकदम नामुमकिन सी बात है। बहुत से बच्चों का एक बड़ी आबादी बच्चों की उनका पूरा साल बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत तरह के कॉम्प्लेक्सेस आ गए, ड्रॉप आउट्स हुए जो स्कूल से, वो अब हो सकता है कभी दोबारा स्कूल जाएं ना। तो उनके लिए एक विशेष जिसे कहते हैं स्कीम या एक अलग तरह का फंड या एक तरह के एक उनको संगठन एक आयोजित करना चाहिए जो उन बच्चों तक पहुंचकर उनके जो नुकसान हुआ है शिक्षा में उसकी भरपाई करे, उनको वापस पढ़ाई में आने के लिए प्रोत्साहित करे। और फ़ोन सब तक पहुंचाना कोई सोल्यूशन नहीं है। शायद सब तक फ़ोन पहुंचाना या सब तक इंटरनेट पहुंचाना अभी इतना मुमकिन नहीं है, पर सब तक शिक्षा कैसे पहुंचाई जाए, किस तरह से हर एक गांव में या हर एक कस्बे में या हर एक ज़िले में ऐसे संगठनों के द्वारा उन बच्चों की जो पढ़ाई मिस हुई है उसको कवर कराया जाए, उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उस पर काम करना होगा। एक अहम और एक छोटा सा सवाल ये रहेगा कि आज आपने इन सब चीज़ों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उन मुद्दों को उठाया है, लोगों तक पहुँचा है, तो ये संस्था सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगी या इसको और आगे ले जाने की भी आपकी कोशिश रहेगी? देखिए, इस संस्था का काम है गैर बराबरी ख़त्म करना, और गैर बराबरी अपने आप में कितना बड़ा शब्द है, वो हर जगह है, तो इसका सीमित होने का तो सवाल नहीं उठता। हम लोग जब गैर बराबरी ख़त्म करने निकलते हैं तो हम लोग हर एक तबके, हर एक क्लास, हर एक जगह जाकर हम लोग गैर बराबरी
को पहले हमें समझाना पड़ता है लोगों को। कई लोगों को गैर बराबरी क्या है या उनके साथ हो रही है उन्हें यही नहीं पता होता। तो इसका काम सीमित नहीं होगा और फैलेगा, क्योंकि हम लोगों को हर एक जगह हर एक सेक्टर में जा कर के गैर बराबरी के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी और उसको कैसे कम किया जाए और फिर ख़त्म किया जाए, इसके लिए काम करना होगा। तो इस माध्यम से आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जी, सरकार से हम लोग बस यही कहना चाहते हैं कि वो हमारे इस काम में या हमारे इस पहल में हमारा साथ दें और जो इस सर्वे में या जो इस रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स हैं, जो हम लोगों ने लोगों से पूछकर एक पूरा डेटा कलेक्ट करा है, सरकार तक इसको भेजा जाएगा, पहुंचाया जाएगा। वो उस पर गौर करें और कोशिश करें। सरकार ज़रूर कोशिश करेगी, पर हम लोग सब साथ मिलकर अगर एक ऐसा प्लान या एक ऐसा स्कीम बनाएं या इस तरह का एक पूरा सेटअप बनाया जाए जो इस पूरे गैर बराबरी को ख़त्म करने में हमें मदद कर सके, तो सरकार का इसमें योगदान और सरकार का साथ हमें चाहिए होगा। तो ये थी गैर बराबरी मंजूरी, यानी कि गैर बराबरी मंजूरी नहीं, जिसको लेकर आज एक अहम मुद्दे को लेकर बातचीत करी गई, चर्चा रखी गई, ताकि सरकार तक ये अपनी आवाज़ को पहुंचा सकें और उन लोगों को हर चीज़ मुहैया मिल सके जो उनके पास नहीं पहुंच रही है, जैसे कि शिक्षा है, रोजगार है, खाने को अन्न है। इन सब चीज़ों को लेकर एक अहम बात करी गई है। आखिर आगे इसके बाद क्या होता है या इनकी जो बातें हैं वो सरकार मानती है या फिर ठंडे बस्ते में ऐसे ही रह जाती है। ब्रेकिंग टुडे के लिए मैं मानस मेहरोत्रा, लखनऊ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।